वेलकम बैक गाइस। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है दरअसल एक ऐसे मुल्क के बारे में जिस मुल्क का हर शहरी जो है वो करोड़ों रुपए महीने का कमाता है। तो चलिए आज हम आपके साथ एक ऐसे मुल्क की वीडियो जो है शेयर करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं इस कंट्री की जिसे साफ सुथरा रहने का जुनून की हद तक शौक है। ये मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद 23 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी दुनिया की तीसरी छोटी स्टेट है। गुजर खान जितना ये छोटा सा मुल्क न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। हुकूमती रेट का ये आलम है। हुकूमत ने 2020 में मास्क लगाने का हुक्म दिया था और लोग अब तक चेहरे पर मास्क चढ़ाकर फिर रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है और ये घर हुकूमत ने इन्हें बना कर दिए थे। तमाम शहरियों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लाजमी है। चुनाचे अगर आबादी 6 मिलियन है तो फौज भी इतनी ही है। यहाँ मर्दों को लंबे बार रखने की इजाजत नहीं है। ये एशिया के ईमानदार तरीन लोग हैं। 5 पैसे वसूल करके रहेंगे और 10 पैसे भी वापस करेंगे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 4 इंच जगह भी घास के बिना नजर नहीं आती। यही वजह है कि यहाँ साल के 365 दिनों में से 170 दिनों के करीब बारिश होती है, यानी हर दूसरे दिन बारिश। सिस्टम का कमाल देखिए, ना कोई गटर उबलता है, ना ही लंबे बूट पहने कोई वजीर ड्रामे करता नजर आता है, ना ही मक्खी मच्छरों की बिनबनाहट। इन्होंने ऐसे मच्छरों की नस्ल तैयार कर रखी है जो मच्छरों की नस्ल कुशी का काम करती है। आपको आला टेक्नोलॉजी से लेस वॉशरूम तक में पब्लिक फीडबैक वाली स्क्रीन दिखाई देती हैं। ये लोग 3 चीजें बेच रहे हैं: अमन, सिस्टम और ईमानदारी। और ये वो नेमतें हैं जिनकी पूरी दुनिया को जरूरत है। लिहाजा दुनिया भर के कारोबारी अदारे आकर यहाँ बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सड़कें बंद नहीं होती, कोई किसी को अकीदे और जुबान की बुनियाद पर तंग नहीं कर सकता। आप क्रेडिट कार्ड टच करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वीजे से लेकर होटल तक हर चीज आसान लेकिन महंगी है, मगर कोई शख्स इस पर एतराज नहीं करता। शायद इसीलिए इस मुल्क के ज़र मुबादला $250 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। नस्ल परस्ती, गुर्बत, ट्रैफिक, पोल्यूशन दुनिया के बहुत से ममालिक का अब भी बहुत बड़ा मसला है। ये नाकाबिले यकीन स्टोरी है ऐसे कंट्री की जहां बहुत सी नस्लों, इंडियन, मलाई, चाइनीज और यूरेशियन लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ नस्ल परस्ती नहीं है। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को सलामत दातंग वशआत के शोखस जो भली करे आया खैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। सिंगापुर एक जनूब मशरकी एशियाई जजीरा नुमा मुल्क है जो मलेशिया के जनूबी साहिल पर वाक़ है। इसकी बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है और ये बकिया जनूब मशरकी एशिया के लिए एक गेटवे का काम करती है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं, ये एक सिटी स्टेट है। ये दुनिया का सब्ज तरीन और इंडोर आबशारों का सबसे बड़ा मुल्क है। अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मुतनव्वे सकाफत और सख्त कवानीन के लिए जाना जाता है। सिंगापुरियन धीमे मिजाज के हमदर्द लोग हैं। शोर नहीं करते, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। आप किसी से एड्रेस पूछें, वो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। साउथ इंडियन यहाँ हर तरफ छाए हुए हैं। जिस गली, बाजार, मार रोड से भी गुजरें, आपका सामना एक हिंदुस्तानी से जरूर होगा। पूरा सिंगापुर भले कच्छे पहनकर फिरता हो, लेकिन हिंदुस्तानी अपना मुकम्मल लिबास पहनना नहीं भूलते। दीपावली बाजार साउथ इंडियन तहजीब को जानने की सबसे बढ़िया जगह है। सिंगापुर को अगर हिंदुस्तान का दूसरा घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुल्क की 70% आबादी को नजर के चश्मे लगे हैं। शायद इसलिए यहाँ हर कोई
हुई करके खाने पर यकीन रखता है, हमारी तरह नहीं जिससे काम का पूछो आगे से पाइन पार होंदे नहीं जवाब मिलता है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका हर रोड ओपन है, हर फुटपाथ पर आप व्हील चेयर और साइकिल बिना रुकावट के चला सकते हैं। इसकी सड़कें स्मार्ट रोड हैं जिस पर ढूंढने से भी स्पीड ब्रेकर नहीं नजर आता। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सिंगापुर में नियत, दयानत और मेहनत के असूल पर अमल किया जाता है। यहाँ सिफारिश पर भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम की हालत ये है कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, लोग आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करेंगे और आप इस इमारत से अपना काम करवा कर बाहर निकलेंगे। आपको इस काम के लिए अगले दिन नहीं आना पड़ेगा। सिंगापुर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अमरीकी सदर से भी ज्यादा है। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये दरख्तों को गोद ले लेते हैं, अपनी सारी दौलत इनके लिए वक्फ कर देते हैं। ये लोग हर इमारत और हर छत पर पौधे लगाते हैं। 70 मंजिला इमारत की छत पर भी पार्क होगा। इनका बोटेनिक गार्डन 150 साल कदीम है और ये आलमी सकाफती विरसा भी है। बहुत से ममालिक में कचरे से आलूदगी पैदा होती है जिससे शहर की फिजा में बदबू फैलती है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कचरे को जलाकर बिजली बनाते हैं और वेस्ट को मैन मेड आइलैंड में डंप करते जाते हैं और इस पर जंगल उगा देते हैं। चुनाचे हम सिंगापुर को ग्रीन दुबई कह सकते हैं। जमीन कम है लिहाजा ये फैक्ट्रियां भी मॉल्स की तरह उफकी बनाते हैं। कोका कोला का प्लांट भी कैप्सूल की तरह जमीन से आसमान की तरफ है और ये किसी भी जाविये से फैक्ट्री दिखाई नहीं देता। दुनिया भर में कचरा ठिकाने लगाने के लिए डस्टबिन होते हैं, लेकिन सिंगापुर ने डस्टबिन खत्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सफाई के इस लेवल पर चले गए हैं जहां कोई शख्स किसी जगह कोई चीज फेंकता ही नहीं और अगर कोई शख्स ये गलती कर बैठे तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उसे $300 जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। पुलिस सब्ज रंग की चमकदार जैकेट पहनाकर उसे एक इलाका दे देती है और ये अपने जुर्म की नोयत के मुताबिक वो इलाका चमका कर साफ करता रहता है और इसे ये खिदमत सजा पूरी होने तक सर अंजाम देना पड़ती है। यूं सिंगापुर दुनिया का साफ सुथरा कंट्री बन चुका है। ये मुल्क मुतअद्दिद आलमी म्यार के अजायब घरों, गैलरियों और दीगर सकाफती इदारों का घर भी है जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। सिंगापुर में कुछ मशहूर पुरकशिश मकामात में सिंगापुर जू और आर्चिड रोड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कहीं भी आपको इस कौम की जदीद जिंदगी के आसार नहीं मिलेंगे, जहां चमकदार और ऊंचे दफातर के टावर हैं, हजारों बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेडक्वार्टर का मस्कन। ये मुस्तकबिल की मिसाली दुनिया है जिसका ख्वाब इसके बानी वजीर आजम ही देख सकते थे। पूरा मुल्क शॉपिंग सेंटर और होटल है। सिंगापुर में रोजाना 2 नए रेस्टोरेंट और 2.5 दर्जन कंपनियां खुलती हैं। च्युइंगम आज भी इस मुल्क में बैन है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मुल्क में च्युइंगम मिलती नहीं है। ये मिलती हैं मगर ये आम रवायती च्युइंगम नहीं होती, ये आम टॉफी की तरह मुंह में घुल जाती हैं। ट्रैफिक पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन यहाँ सिर्फ महदूद तादाद में ही लोग कार इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरी, पूरा शहर मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक है। प्लेटफॉर्म पर पटरी के साथ शीशे की दीवारें और गेट हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले ये गेट बंद हो जाते हैं। ये बंदोबस्त मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए किया गया है। सिंगापुर दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां खुदकार बसें भी चलती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में इबादत की जगह हैं और आप इनमें अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिंगापुर हमेशा से ऐसा था? इसका जवाब है नहीं। ये मुल्क 60 साल पहले दलदली जमीन था और यहाँ के लोग पेट का दोज़ख भरने के लिए बहरी जहाजों के चूहे खाने पर मजबूर थे। सिर्फ मुल्क का अमीर तरीन तबका ही तालीम हासिल कर सकता था। इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी नाखानदा थी। मलेशिया के जर्नैल इनसे तंग थे, इन्होंने इसे अपने से जुदा कर दिया और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये
قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 1965 میں کہا، فری سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاستدان، بیوروکریسی، جرنیل لوٹ کھسوٹ کے لیے آزاد ہیں اور عوام بھوکے اور چاہے رہنے پر مجبور ہوں؟ اس کا یقین محکم تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر سنگاپور ترقی نہیں کر سکتا۔ اس نے کرپشن کی سزا موت کر دی۔ اس نے کرپٹ عناصر کو دفاع کا بھی حق نہیں دیا اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھانسیاں سنگاپور میں دی گئیں۔ دیگر ایشیائی ممالک کی طرح سنگاپور کے پاس تیل جیسے قدرتی ذخائر موجود نہ تھے، لیکن ان کے پاس انسان تھے اور انسانوں میں وہ دماغ تھے جن پر اس نے سرمایہ کاری کر کے تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر سنگاپور نے انگڑائی لی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کیسے؟ سب سے پہلے سنگاپور میں گھروں کی کمی تھی اور لوگ بے روزگار تھے۔ لی کوان یو نے یہ دونوں مسئلے حل کرنے کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر پر خصوصی توجہ دی، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ اس نے ایسی مصنوعات تیار کرنے کے لیے صنعتیں لگائیں جن کو برآمد کیا جا سکے۔ تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہ رہے، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں تھیں۔ لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ بنتے، وہیں یہ ہنرمند بھی ہوتے۔ بیوروکریسی کو دنیا بھر سے زیادہ تنخواہیں اور مراعات دیں۔ چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ دنیا بھر سے اہم عہدوں پر تعینات کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ سنگاپور ایئرپورٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کراچی سے کیپٹن سعید کی خدمات لی گئیں۔ قانون کا اتنا خوف تھا کہ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریسی نے کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی تھی۔ ان کے نزدیک صفائی کے 2 مطلب ہیں، ایک جسمانی یا ماحولیاتی صفائی اور دوسری کرپشن فری حکومت اور معاشرہ جہاں کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا۔ ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر وقت کھلے رہیں۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ سنگاپور میں نسلی امتیاز کا خاتمہ کر دیا گیا جس سے ملک میں امن قائم ہو گیا۔ لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرنے لگی۔ آپ کسی بھی ٹونٹی کا پانی آج بھی پی سکتے ہیں، تاہم وسائل کی بچت کو لازم قرار دیا گیا۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ آج بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں ہے۔ لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلا بھارت کے مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ سٹور بنایا، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکے ہیں اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ 1978 میں چین کے عظیم لیڈر ڈینگ شاؤپنگ نے لی کوان یو سے ملاقات کر کے کامیابی کے گر سیکھے اور ان کو چین میں نافذ کر دیا۔ چین سنگاپور کے کامیاب معاشی ماڈل کو فالو کر کے دنیا کی عظیم معاشی طاقت بن چکا ہے۔ چین اور سنگاپور دونوں ملکوں کی ترقی اور خوشحالی اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ جب تک کسی ملک کا نظام صاف، شفاف، مصافی نہ ہو، جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پر میرٹ کو ترجیح نہ دی جاتی ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور 20 سال بعد سنگاپور دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ سنگاپور میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے اگر کسی نے قانون کو توڑا تو وہ سزا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ آج سنگاپور پرسنل سیکیورٹی، بلند معیار زندگی اور عالمی شہروں کی رینکنگ میں سب سے اوپر ہے۔ سنگاپور اور فن لینڈ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام چلا رہے ہیں۔ سنگاپور تعلیم پر $20 ارب خرچ کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے باعث یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ وہ آج اپنے ملک کی معیشت کو اتنا عروج پر لے گئے ہیں کہ آج 719 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ ملک $701 ارب کی برآمدات کر رہا ہے۔
यानी इसका फी किलोमीटर 1 अरब डॉलर की बरामदात करता है। 1960 में सिंगापुर की फीकस आमदनी $427 थी। अब इसकी फीकस आमदनी $1,31,000 है। इसीलिए इसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इसका एयरपोर्ट दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, जिसमें इंडोर पार्क, स्विमिंग पूल तक बने हैं। सिंगापुर एयरलाइन का शुमार इस वक्त दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में होता है। इसका अपना दफाई निज़ाम है। बेहतरीन लोकेशन की वजह से सिंगापुर दुनिया का ट्रेड सेंटर बन गया और खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट के लिए पुरकशिश है। सिंगापुर एक मुतनव्वे मुल्क है जिसमें एक भरपूर सकाफती विरसा है। बहुत से लोग एक से ज्यादा जबानों पर अबूर रखते हैं। माले, मैंडरिन, अंग्रेजी और तामिल सिंगापुर की कौमी जबानें हैं। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी है, जो तालीम, कारोबार और हुकूमत के लिए बुनियादी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होती है। तहम मैंडरिन बड़े पैमाने पर बोली जाती है, ख़ास तौर पर सिंगापुर की चीनी कम्युनिटी में और तामिल हिंदुस्तानी कम्युनिटी में बोली जाती है। मुख्तलिफ कौमियतों के लिए मुख्तलिफ इलाके मुख्तस हैं। चाइना टाउन में हर तरफ चीनी बाशिंदे दिखाई देते हैं। इन इलाकों में कछुए से लेकर सांप, सुअर, कुत्ते तक खाए जाते हैं और कैंपोंग गैलम में मलाई खानदान अपनी तमाम तर रवायात के साथ आबाद हैं। आर्चर्ड रोड पर मॉल्स और रेस्टोरेंट हैं, जबकि एवर्टन पार्क काफ़ी हाउसेज और आइसक्रीम पार्लर के लिए मुख्तस है। लिटिल इंडिया में भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रहते हैं। आपको वहां जाकर महसूस होगा मैं पाकिस्तान या इंडिया के किसी मोहल्ले में घूम रहा हूं। और पूरे मुल्क में साउथ इंडियन दाल भी मिल जाती है और हलाल खाने भी। ताहम किसी भी मुल्क की तरह सिंगापुर के अपने चैलेंजेस और मसाइल हैं। सिंगापुर दुनिया के चौथे महंगे तरीन शहर के तौर पर दर्जा बंदी करता है। सिंगापुर में रहाइश, फूड, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है, खास तौर पर रहाइश। सिंगापुर के शहर के मरकज में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसतन माहाना किराया तकरीबन 2000 से $4500 तक है। बाज़ अखराजात जैसे सेहत की देखभाल और तालीम सिंगापुर में दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती हैं। मुल्क की डोमेन नेम SG और डायलिंग कोड +65 है। आज सिंगापुर गवर्नेंस के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मॉडल है। इसकी तरक्की का इन्हिसार जदीद टेक्नोलॉजी, टैक्स की कम शरह और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल है। Why is Marina Bay famous? मरीना बे सिंगापुर का मशहूर वाटर फ्रंट एरिया है, जो बहुत से मशहूर पुरकशिश मकामात का घर है। दी गार्डन्स बाय दी बे, आर्ट साइंस म्यूजियम और सिंगापुर फ्लायर। मरीना बे सैंड्स 5 स्टार लग्जरी होटल एंड कसिनो है। 55 स्टोरी टावर्स है, जिसे स्काई पार्क ने जोड़ रखा है। इसके रूम का एक दिन का किराया 1.5 लाख के करीब है। ये सयाहों और मकामी लोगों दोनों के लिए एक मकबूल मकाम है। सिंगापुर को दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बनाने वाले ली कुआन यू ने सन 2011 तक वजीर आजम की हैसियत से फराइज अंजाम दिए थे। 22 मार्च 2015 को 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सिंगापुर के पास अभी भी बहुत से मसाइल का कोई सलूशन नहीं है, जिनमें अदम मसावात, हाई प्राइसेस एंड टाइट सिक्योरिटी सिस्टम। बहुत से बुजुर्ग अब भी रिटायर होने के मुतहम्मल नहीं हैं। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम के बावजूद ये इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको सिंगापुर की सबसे अच्छी क्या बात लगी कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हम सबका ये थी सिंगापुर के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसमें सिंगापुर के बारे में पूरा जिक्र किया है कि किस तरह सिंगापुर एक कंट्री था, एक ऐसा मुल्क था, एक ऐसा मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा स्टेट था जिससे मलेशिया जो है वो तंग था। मलेशिया इसको संभाल नहीं सका था। क्योंकि इसमें गुर्बत थी, तो इसीलिए मलेशिया ने इसको अपने से अलग कर दिया। और आज सिंगापुर जो है दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। वहाँ के लोगों ने अपने मुल्क को ऊपर ले आए और वहाँ पर जो है करप्शन फ्री सोसाइटी बना दी गई, क्योंकि हर मुल्क का असल मसला होता है करप्शन। जिस मुल्क में करप्शन बंद होता है वो मुल्क खुद ब खुद जो है तरक्की करता है।
تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی اوریجنل لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ چاہے تو چیک کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔